हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। आज हम यूनिट 3 का एक चैप्टर पढ़ेंगे, प्रवास। और प्रवास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें एग्ज़ाम में आ सकती हैं, सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रवास का मतलब क्या होता है? प्रवास का मतलब है कि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी नए स्थान पर एक सप्ताह या उसके अधिक के अधिवास को क्या कहेंगे? प्रवास। ठीक है, और इसमें क्या है, पर्यटन को छोड़कर ये परिभाषा वहाँ लागू होती है जहाँ पर्यटन नहीं है। पर्यटन में यदि हम कहीं घूमने जाते हैं महीने 2 महीने के लिए फिर आ जाते हैं तो वो प्रवास नहीं है। प्रवास का मतलब है जब हम वहाँ पर स्थायी अधिवास बना लेते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और वो 9 जनवरी को लौटे थे, तो इसलिए 9 जनवरी को ही ये दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2003 में हुई थी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का विचार सबसे पहले स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी के दिमाग में उपजी। ठीक है, 2019 में यह सम्मेलन वाराणसी में और 2020 में यह सम्मेलन नई दिल्ली में मनाया गया। और यह सम्मेलन जो है प्रवासी भारतीय, इस सम्मेलन में प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रवासी है जो विदेश में रहकर भारत के लिए कोई अच्छा काम करता है तो उसको क्या होता है, इसमें सम्मानित किया जाता है। और यह सम्मान जो है वो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, विदेश में जाते हैं, देश के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, वहाँ से डॉलर लेके आते हैं और देश में जो है कोई अच्छा काम करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया उन्होंने, फ्री में सबको एजुकेशन दिया। ठीक है, तो ये जो चैरिटी फंड वगैरह होता है उसमें भी वो लोग दान करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा काम जो लोग करते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। प्रवासी भारतीय NRI क्या है? ये देखिए, नॉन रेजिडेंट आइडेंटिटीज़ का फुल फॉर्म है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ऐसे प्रवासी भारतीय जो भारतवंशी तो हैं, यानी इनका DNA भारत का है, ठीक है, पर वो भारत के बाहर ही पैदा हुए और वहाँ पर वो स्थायी रूप से रहने लगे और जिस देश में वो गए वहाँ उस देश की नागरिकता भी वो ग्रहण कर चुके हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई दंपति है, वो गया USA में गया और USA में उनको एक बच्चा हुआ। उस बच्चे की एजुकेशन, वहाँ का उसका समाजीकरण उसी माहौल में हुआ, उसने वहीं पे जॉब कर ली, वहाँ की नागरिकता भी उसने ग्रहण कर ली, लेकिन उसका DNA जो है वो इंडिया का है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? NRI कहेंगे। भारतीय मूल का व्यक्ति किसको कहते हैं? देख लेते। भारतीय मूल का व्यक्ति PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इसका तात्पर्य क्या है? भारतीय मूल का व्यक्ति वह व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है, वो भारत का नागरिक नहीं है और कम से कम 4 पीढ़ियों से विदेश में रहता हो। PIO कार्ड धारकों को वह पाबंदियां नहीं होती जो विदेशी नागरिकों को होती है। यानी वो क्या है, भारतीय मूल का है, भारत का DNA उसके पास है, लेकिन होता क्या है कि वो 4 पीढ़ियों से कहाँ रह रहा है? विदेश में रह रहा है। ठीक है, आता जाता भी है मान लीजिए तो भी। तो PIO कार्ड धारक यदि कोई व्यक्ति होता है तो उस पर वो पाबंदियां नहीं लागू होती है जो विदेशी नागरिकों को लागू होती है। विदेशी नागरिक क्या है, वो यहाँ पर बिना इजाज़त के पर्यटन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे भारत सरकार ने रोक लगा रखी है, या फिर वो यहाँ पे व्यवसाय नहीं कर सकते, उनको काफ़ी नियंत्रण में रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन पर नहीं लागू होती है जो PIO कार्ड धारक होते हैं, यानी 4 पीढ़ियों से विदेश में रह रहे हैं। जनवरी 2006 में क्या हुआ? भारत सरकार ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI की स्कीम शुरू की। ठीक है, इसमें NRI और PIO के रूप में सीमित नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तो OCI क्या है? इसमें NRI को और PIO इन दोनों को सीमित नागरिकता दी गई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका फुल फॉर्म क्या है OCI का और ये कब लागू हुआ था। लोगों के अपने पशुओं के समूह के साथ मौसमानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ट्रांस ह्यूमेंस कहा जाता है। यानी कभी कभी क्या होता है कि पहाड़ी लोग या फिर कुछ ऐसे स्थानों पर रहने वाले लोग जो प्रकृति के चेंज होने पर क्या करते हैं, अपने जानवरों सहित, अपने सामानों सहित क्या करते हैं, दूसरे जगह पर प्रवास कर लेते हैं। ऐसे लोगों को ट्रांस ह्यूमेंस कहा जाता है। फिर देखिए, किसी देश से दूसरे देश में आने को आप्रवास कहा जाता है और किसी देश से दूसरे देश में जाने को क्या कहा जाता है? प्रवास। यहाँ पर आप्रवास गलत टाइप हो गया है, प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो जाने को क्या कहेंगे? आउट माइग्रेशन, और आने को इन माइग्रेशन कहेंगे। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आर्थिक कारक, भौगोलिक कारक, राजनीतिक कारक, व्यावसायिक कारक और सामाजिक कारक।
तो आर्थिक कारक का मतलब क्या है? आर्थिक कारक का मतलब है कि मान लीजिए कहीं पे सरकार ने ज़मीनों को लेने के लिए घोषणा कर दी कि अब यहाँ पे बांध बनेगा या फिर राष्ट्रीय उद्यान बनेगा, और आप लोग इन ज़मीनों को छोड़ दीजिए, तो क्या हो गया? आर्थिक कारक हो गया ये, क्योंकि उनका जो ज़मीन है, उनके घर सब कुछ चले गए, वो बिल्कुल दिवालिया हो गए। भौगोलिक कारक ये है कि कहीं कहीं की भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है जहाँ पे मौसमानुसार वहाँ से हटना ज़रूरी होता है। जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ पे बर्फ़ गिरती हो और इतनी मोटी परत हो कि सड़कें भी वहाँ पे भर जाती हों, तो ऐसे स्थान पर कौन रह सकता है? बहुत ही मुश्किल है रहना, क्योंकि आजीविका के लिए आपको फूड चाहिए। वो सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं मुहैया हो पाती, और जैसे पहाड़ वगैरह हो गए वहाँ पे भी दिक्कत होती है। तो मौसमानुसार लोग प्रवास कर लेते हैं कहीं और जाकर, ठीक है। जैसे ही मौसम फिर से चेंज होता है वापस आ जाते हैं। राजनीतिक कारक क्या है इसमें? राजनीतिक कारक में है कि वही सरकारी आदेश कोई हो गया और आदेश के कारण उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा, तो राजनीतिक कारक हो गया। व्यवसायिक कारक है कि कुछ लोग व्यवसाय की तलाश में दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। जैसे मुंबई हो गया, पहले बहुत चलन था कि लोग मुंबई जा रहे हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। तो व्यवसाय के कारण जाते हैं, वहाँ पे अपनी दुकानें खोलते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं। सामाजिक कारक हो गया, कहीं कहीं पे क्या होता है कि किसी समूह को समाज द्वारा स्वीकृति नहीं मिलती और वहाँ पे लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी अन्य स्थान पर प्रवास कर लेते हैं और वहाँ पे जाकर वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं, तो क्या होता है, उनको सम्मान मिलने लगता है। प्रवासियों के बारे में जानकारी कैसे होती है हमको? भारतीय जनगणना विभाग प्रवास के संबंध में जानकारियाँ उपलब्ध कराता है और इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। उस साल की जनगणना में, भारतीय जनगणना में प्रवास की गणना जन्म स्थान और निवास के आधार पर की जाती है, ठीक है। तो इसमें कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। प्रवास के प्रकार कौन कौन से हैं देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और आंतरिक प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश में जाने को क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। और आंतरिक प्रवास का मतलब होता है कि अपने ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, आंतरिक प्रवास 37% है, ठीक है। इस जनगणना में ये मिला था। आंतरिक प्रवास कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। ग्राम से नगर, यानी कभी कभी क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो नगरों में जाकर कोई अपनी दुकान या फिर कुछ और व्यवसाय करते हैं और उनको अच्छा लाभ होता है, तो वो ग्राम से नगर की ओर जाते हैं। फिर है ग्राम से ग्राम, कोई ऐसा गांव है जो जहाँ पे सूखा है और मिट्टी उपजाऊ नहीं है और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस गांव को छोड़कर लोग दूसरे गांव में जाकर प्रवास करते हैं। फिर नगर से ग्राम, नगर में जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके के लोग रहते हैं वो लोग या तो मजदूरी करते हैं या फिर बहुत ही छोटा काम करते हैं, तो कभी कभी वो संतुष्ट नहीं होते अपने काम से, तो वापस ग्राम में अपने आ जाते हैं। नगर से नगर, एक नगर को छोड़कर दूसरे नगर में जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई किसी नगर में लोग रह रहे हैं, वहाँ पे उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो वो दूसरे नगर में जाकर अपनी आजीविका को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रवास ग्राम से ग्राम प्रवास का है, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव में जाकर रहना। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रवासी हैं, सबसे ज़्यादा प्रवास करके लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है। फिर शहर से गांव प्रवास को बैक माइग्रेशन या रिवर्स फ्लो कहते हैं, यानी कि जब हम शहर से गांव में वापस आते हैं रहने के लिए तो उसको बैक माइग्रेशन या फिर रिवर्स फ्लो कहेंगे। डोनर सब सिस्टम का मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ से प्रवासी गमन करते हैं और कहीं जाकर बसते हैं, ठीक है। जहाँ से प्रवासी जाना शुरू करते हैं दूसरे स्थान पर बसने के लिए, उसको हम डोनर सब सिस्टम कहते हैं। रिसिपिएंट सब सिस्टम, यह वह स्थान होता है जहाँ प्रवासी जाकर रहते हैं। तो दो फैक्ट हैं, डोनर सब सिस्टम और रिसिपिएंट सब सिस्टम, ठीक है। भारत में आंतरिक प्रव्रजन का सबसे बड़ा कारण विवाह प्रव्रजन है। तो आपने देखा होगा कि विवाह जब होता है तो लड़की को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा होता है, हर घर में लगभग होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इनकी मात्रा है। भारत में नगरों की जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण है प्रव्रजन। देखिए, नगरों में बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होते, वहाँ पे सब कुछ कंट्रोल में होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जनसंख्या बहुत तेज़ बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि प्रव्रजन वहाँ पे दूसरे जगहों पे के लोग जाकर बस रहे हैं, ठीक है। प्रवास का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और अच्छे से आप पढ़िए, इसको कंठस्थ कीजिए, तो आपके एग्ज़ाम में प्रवास से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें, ठीक है, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज़ टू डेंजरस। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।